नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पदार्थ विज्ञान की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। देखिए, मटेरियल साइंस में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा दिया और पदार्थ कौन कौन से प्रकार का होता है और उनके क्या क्या गुण होते हैं उसको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातुओं में। अब धातुएं कौन कौन सी हैं, आज हम धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि धातुएं मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं धातुएं क्या होती हैं। हम देखते हैं कि धातुओं के सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के प्रकार। धातु और अधातु में अंतर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या धातुओं के प्रकार, धातुएं क्या होती हैं। तो देखिए, धातुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेटल्स। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। धातुओं के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहले है लौह धातुएं, जिन्हें हम फेरस मेटल कहते हैं। दूसरा होता है अलौह धातुएं, जिन्हें हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। फेरस मेटल होता है और एक क्या होता है? नॉन फेरस मेटल होता है। तो सबसे पहले क्या है आपका? लौह धातुएं, फेरस मेटल। ये फेरस मेटल क्या होते हैं? वह धातु जिसमें लौह पदार्थ और कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी फेरस मेटल कौन से होंगे? जिसमें लौह पदार्थ और क्या पाया जाएगा? कार्बन की मात्रा पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? लौह धातु कहेंगे, लौह धातु कहेंगे। यह कई प्रकार की होती हैं। जो लौह धातु होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे कच्चा लोहा, सबसे पहले कौन सा है? कच्चा लोहा, जिसे इंग्लिश में पिग आयरन कहते हैं। दूसरा क्या है? पिटवा लोहा, जिसे हम रॉट आयरन कहते हैं। ढलवा लोहा, जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, तो जो लोहा होता है, लोह धातु है, तीन प्रकार की हैं यहाँ पर। एक स्टील और होती है, वो लोहे का ही प्रकार है, लोहे से मिलकर बनता है। ठीक है, तो लोह धातु कितनी होती हैं? चार होती हैं। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा आपका आदि, और स्टील होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन धातुओं में लोहे के गुण, इन धातुओं में क्या पाए जाते हैं? लोहे के गुण। जैसे जंग लगना, लोहे में क्या एक गुण होता है? जंग लगता है। दूसरा चुंबक बन जाना तथा चुंबक की तरफ आकर्षित होना, ये लोहे गुण होते हैं। अन्य पदार्थों को काटना, दबाव सहन करने के जैसे गुण इनमें पाए जाते हैं। लौह धातु में ये निम्न गुण पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अलौह धातुओं की तरफ कि अलौह धातु क्या है। अलौह धातु नॉन फेरस मेटल, जिन धातुओं में लोहा व कार्बन नहीं पाए जाते। यानी ऐसी धातुएं जिनमें लोहा, यानी लोहा को हम चिन्ह क्या होता है? Fe होता है प्लस कार्बन, ये नहीं पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन फेरस मेटल। यानी फेरस की मात्रा नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फेरस मेटल कहेंगे। जैसे जैसे तांबा, लोहा नहीं होता है इस तांबे में। जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, फास्फोरस, निकल, ये कैसी धातु हैं? नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं लौह और अलौह धातु में अंतर। लौह और अलौह धातु में अंतर पढ़ने के लिए हमने एक सारणी दी हुई है। लौह और अलौह धातुओं में अंतर दे रखा है। देखिए, हम पढ़ते हैं लौह और अलौह धातु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। देखिए, अब इनमें हम अंतर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है? एक टेबल है, टेबल में एक साइड में दिया हुआ है आपको लौह धातु है और दूसरी साइड में दिया हुआ है अलौह धातु है। तो इनमें कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। देखिए, पहले है लौह धातुओं का मुख्य अवयव लोहा होता है। अवयव या तत्व क्या होता है इनमें? फेरस यानी लोहा होता है इनमें। ठीक है, लेकिन अलौह धातुओं में लोहा बिल्कुल भी नहीं होता है, इनमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता है। लौह धातुएं कठोर और अधिक शक्तिशाली होती हैं। जो लौह धातु कैसी होती हैं? कठोर होंगी और कैसी होंगी? अधिक शक्तिशाली होंगी। किसकी तुलना में? अलौह धातु की में। क्योंकि अलौह धातु कैसी होती हैं? नरम और कम शक्तिशाली होती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ये मुख्यतः काले रंग या भूरे रंग के होते हैं। जो लौह धातुएं ज़्यादातर या तो काले रंग की पाई जाएंगी या भूरे रंग की पाई जाएंगी, लेकिन अलौह धातुएं भिन्न भिन्न रंगों में पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न रंगों में पाई जाती हैं। जैसे सोने का सुनहरी होता है और तांबे का लाल होता है। ठीक है, इस प्रकार इनके रंग अलग अलग होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार
इनका जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। तो अलौह धातु का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन लौह धातु का मुख्यतः रंग क्या होता है, काला या भूरा होता है। उसके बाद चौथे पॉइंट पर चलते हैं। लौह धातु में क्या लगता है, जंग लगता है। अलौह धातु में जंग संक्षारण होता है। अलौह धातु में क्या होता है, संक्षारण, इनमें जंग लगता है। क्या लग जाता है, इनमें जंग लग जाता है। अलौह धातु में भी संक्षारण होता है लेकिन कम होता है, इनमें जंग लग जाता है। आगे देखते हैं। लौह धातु का गलनांक अधिक होता है। लौह धातु जो क्या होती हैं, कठोर होती हैं और शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इनका गलनांक क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लौह धातु की तुलना में इनका गलनांक अलौह धातुओं का क्या होता है, कम होता है। लौह धातु में क्या होते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लौह धातु में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें लोहे की मात्रा होती है, इसलिए ये चुंबकीय प्रति आकर्षित होते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अलौह धातु में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें लोहा नहीं होता है। लौह धातु कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। अलौह धातुएँ कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। लौह धातु कैसे होंगी, सस्ती, और अलौह धातु कैसे होंगे, महंगे होते हैं। लौह धातु कैसे होते हैं, भारी होते हैं। अलौह धातु अपेक्षाकृत कैसे होंगे, हल्के होते हैं। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं। लौह धातु सामान्यतः ठंडी अवस्था में भंगुर होती हैं। लौह धातु कैसी होंगी, ठंडी अवस्था में कैसी होंगी, भंगुर, यानी ठंडी अवस्था में जब तापमान समान है, ठंडा है, तो उसमें क्या होगा, ये भंगुर होता है। यानी भंगुर का मतलब क्या होता है, भंगुर का मतलब ये होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि भंगुरता क्या होती है। तो भंगुर क्या होता है, अगर हम किसी धातु पर थोड़ी चोट मारें और वो बिखर जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भंगुर कहेंगे। तो इसी कारण लौह धातु क्या होती है, ठंडी अवस्था में भंगुर होती है, और अलौह धातुएँ गर्म अवस्था में होती हैं। तो ये किस में होंगी, ठंडी अवस्था में, और ये गर्म अवस्था में होंगे। आगे, ये विद्युत एवं ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं। जो लौह धातु में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें क्या है, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे पढ़ते हैं अलौह धातु हैं, तो अलौह धातु ये विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। तो हमने अभी इस टेबल में क्या पढ़ा था, लौह और अलौह धातुओं में अंतर पढ़ लिया था। लौह धातु में क्या अंतर है और अलौह धातु में क्या अंतर होता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लौह धातुओं का वर्गीकरण। लौह धातुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल, यानी लौह धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है। लौह धातु को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है कच्चा लोहा। लौह धातु का सबसे पहला टाइप कौन सा है, कच्चा लोहा। दूसरा आपका पिटवा लोहा, जिसे हम रोट आयरन कहते हैं। तीसरा होता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। और चौथा होता है स्टील। स्टील को दो भागों में बांटा गया है, प्लेन कार्बन स्टील और मिश्रित स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, फेरस और कार्बन, यानी लोहा और कार्बन होता है, लेकिन मिश्रित स्टील में इसके अलावा अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं। तो लोहा मुख्यतः चार प्रकार का होता है, ये जो दिया हुआ है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस्पात होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन लोहे को एक एक करके कैसे प्राप्त करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, कच्चा लोहा, जिसे हम पिग आयरन कहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं, कच्चे लोहे की तरफ चलते हैं। कच्चा लोहा क्या होता है, जिसे हम पिग आयरन कहते हैं। खानों से निकले लौह अयस्क का रासायनिक विघटन करके, जो हम खानों से क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क को क्या करते हैं, हम रासायनिक विघटन करते हैं, रासायनिक क्रिया करके विघटन करते हैं, कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। लौह अयस्क का अपचयन करके कच्चा लोहा प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। यानी स्मेल्टिंग मतलब होता है गलन के द्वारा उसका क्या करते हैं, हम अपचयन करते हैं और कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। अब देखिए आगे कि कच्चे लोहे को बनाने के लिए प्रयुक्त निम्न कच्चा माल आवश्यक होता है। अब कच्चा लोहा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कच्चा माल चाहिए। अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लौह अयस्क चाहिएगा, जो खानों से प्राप्त होता है। दूसरा गालक चाहिए उसे गलाने के लिए। तीसरा कॉक, उसे जलाने के लिए चाहिए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं, प्रकृति में कौन कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं, फ्लस्क क्या होता है, गालक क्या होता है, कॉक क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, लौह अयस्क की तरफ चलते हैं। तो देखिए लौह अयस्क यानी आयरन ओर कहते हैं इंग्लिश में, यह अशुद्ध लोहा होता है। कैसा होता है, ये अशुद्ध लोहा होता है, जो खनिज पदार्थ के रूप में, जो कैसे पाया जाता है, जो खनिज पदार्थ के रूप में खानों से प्राप्त होता है। कैसे रूप में पाया जाता है, खनिज पदार्थ के रूप में। इसे शुद्ध करके लोहा प्राप्त करते हैं। लौह अयस्क निम्न रूप में मिलते हैं, ठीक है, लौह अयस्क निम्न रूप में मिलते हैं। देखिए कौन कौन से इसके रूप होते हैं।
सबसे पहले ये टेबल दी हुई है, इसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर क्रम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लौह अयस्क पढ़ते हैं। लौह अयस्क ये 3 रूप में पाया जाता है, एक तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और ये सल्फाइड के रूप में, और ये पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से पाया जाता है, पहला ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ऑक्साइड ग्रुप में इसके 3 रासायनिक नाम होते हैं, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट। इनका रासायनिक सूत्र भी होता है, और इनमें लोहे की मात्रा कितनी प्राप्त होती है वो इस टेबल में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्साइड ग्रुप में। ऑक्साइड में सबसे पहला होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3। इसमें ऑक्साइड की मात्रा यानी इसमें कौन सा होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है। और इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65% होती है। उसके बाद दूसरा होता है मैग्नेटाइट। इसका सूत्र है Fe2O4, और इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो 70 से 75%। ये लोहा सबसे ज़्यादा काम में ले जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइट, क्योंकि महंगा है। एक तरह से मैग्नेटाइट का मतलब महंगा समझ सकते हैं कि मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। उसके बाद होता है लेमोनाइट, Fe2O3 H2O, इसमें पानी की मात्रा होती है, ठीक है। इसमें जो लोहा की मात्रा होगी कितनी होगी, 30 से 60% होता है, क्या गया 30 से 60%, और पानी की मात्रा 14.5% होती है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में जो होता है उसे हम कहते हैं पायराइट्स कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Fe2 होता है, और इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45% होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट के रूप में उसे हम रासायनिक नाम क्या कहते हैं, सिडेराइट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है FeCO3 होता है, और इसमें जो लोहे की मात्रा होती है 40 से 48% होती है। तो इस टेबल को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में। तो हमने पढ़ा क्या, लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं। अब लौह अयस्क के डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब कौन कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम ऑक्साइड ग्रुप में पाए जाने वाले लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा होता है, हेमेटाइट। इस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा, इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65% तक होती है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हेमेटाइट जो अयस्क होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 60 से 65%, रंग कैसा होता है इसका, लाल होता है, और कहाँ पाया जाता है ये, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं मैग्नेटाइट की तरफ। मैग्नेटाइट, इस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किस में पाई जाती है, मैग्नेटाइट में। इसे शुद्ध करने में कठिनाई होने के कारण कम पसंद किया जाता है। यह भारत, कनाडा व अमेरिका में मिलता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, ये मैग्नेटाइट मिलता है। इसमें लोहे की मात्रा 70 से 75% होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, शुद्ध करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए कम पसंद करते हैं इसको, और यह भारत, कनाडा और अमेरिका में मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं लेमोनाइट की तरफ। लेमोनाइट क्या होता है, लेमोनाइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3H2 होता है। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है, परंतु इसमें पानी भी होता है। पानी कितना होता है, 14.5% होता है। यह जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं, हमने ये जो तीनों थे ऑक्साइड के रूप में होते हैं, किसके रूप में, ऑक्साइड के रूप में तीनों। उसके बाद चलते हैं हम, ये आपके सल्फाइड के रूप में पायराइट्स। इसका रासायनिक सूत्र FeS2 है। इसमें 40 से 45% तक क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसमें गंधक की मात्रा भी पाई जाती है। गंधक को जलाकर इसे शुद्ध करते हैं। गंधक की मात्रा भी पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो गंधक को जलाकर हम क्या करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं। गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण यह भंगुर होता है। इसे शुद्ध करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि गंधक की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। इसलिए इसमें शुद्ध करने में क्या होती है, इसको कठिनाई होती है। उसके बाद चलते हैं सिडेराइट की तरफ। सिडेराइट क्या है, देखिए सिडेराइट क्या है। सिडेराइट ये आपका कार्बोनेट के रूप में होता है। इसमें लोहे की मात्रा 40 से 48% तक होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका 3.85 होता है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में, ठीक है, मिलता है। हमने अभी जो लौह अयस्क के डिस्कशन के बारे में पढ़ा कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इनका रंग कैसा होता है, और इनमें कितनी मात्रा लोहे की
होती है, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लोहा यानी हम पढ़ रहे हैं कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहे की कौन कौन सी लिए आवश्यक है? एक तो हम लोहा के चाहिए। तो लोहा के बाद क्या चाहिए हमें? गालक चाहिए। तो अब गालक का क्या काम है? ठीक है, तो बात्या भट्टी में अयस्क की गलनांक को घटाते हुए बात्या भट्टी में हम क्या करते हैं? इसमें जो कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए हम बात्या भट्टी प्रयोग करते हैं, में अयस्क के गलनांक को घटाते हुए अधात्विक अंशों को पिघली राख के रूप में निकाल देने वाले खनिज पदार्थ गालक कहलाते हैं। जो गालक क्या करते हैं? जो लोहे में अशुद्ध मात्रा होती है उसको क्या करते हैं? थे पिघली राख के रूप में बाहर निकाल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। बात्या भट्टी में गालक के रूप में लाइम स्टोन का प्रयोग करते हैं। इस लाइम स्टोन को हम चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन को हम चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, इसका हिंदी में होता है नाम चूना पत्थर। तो गालक के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर का हम इसमें प्रयोग करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कॉक। सबसे पहले आपका लॉयस्क था, लॉयस्क के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने गालक के रूप में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉक। इसका उपयोग औपचारिक क्रिया में आवश्यक ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब हम भट्टी को जलाते हैं तो ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा के लिए क्या करते हैं? हम कॉक उसमें डालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कॉक का कार्बन लोहे से मिलकर उसे लोहे में बदल देता है। ठीक है, तो ये कॉक का काम क्या है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में CO के बारे में CO जो होती है के रूप में कॉक का कार्बन लोहे से मिलकर कॉक किस मिल जाता है? कार्बन के लोहे एक्स से मिल जाता है और उसे हम किस में बदलते हैं? लोहे में बदल देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि कच्चा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कच्चे लोहे के लिए हमने पहले कौन कौन से जो कच्चा माल है वो हमने पढ़ लिया, कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको कैसे प्राप्त करते हैं कच्चे लोहे को? देखिए, लोहा एस्क यानी आयरन ओर से सबसे पहले कच्चा लोहा प्राप्त होता है। लोहे से क्या प्राप्त होता है? कच्चा लोहा। कच्चे लोहे को बात्या भट्टी में लोहा एस्क, कॉक, चूना पत्थर के साथ पिघलाकर प्राप्त करते हैं। लोहे के साथ यानी ये तीनों कच्चे माल हैं। लोहे के साथ क्या? कॉक और चूना पत्थर इसमें डाला जाता है। जो चूना पत्थर या लाइमस्टोन क्या काम करता है? इसमें गालक के रूप में कार्य करता है, जो अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है राख के रूप में। और कॉक उसको ऊष्मा देने का कार्य करता है। कॉक लोहे को अनावश्यक ऊष्मा एवं अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तथा कच्चे लोहे में राख की मात्रा कम, फास्फोरस व गंधक रहित उसको कर देता है। चूना पत्थर एक फ्लक्स का काम करता है जो अशुद्धियों को अपने साथ बहा लेता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे दे रखा है कि चूना पत्थर क्या कार्य करता है और जो कॉक है वो क्या कार्य करता है। उसके बाद देखते चले आगे कि हम कच्चे लोहे को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। लोहा एवं इस्पात के उत्पादन के लिए कौन सी हम प्रक्रिया अपनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है? आपका एस्क होता है। एस्क को हम किस में डालते हैं? ब्लास्ट फर्नांडिस में यानी बात्या भट्टी में इसको हम डालते हैं। बात्या भट्टी में कौन कौन सी क्रिया होती है? अपचयन या रिडक्शन की क्रिया होती है। और जिससे क्या प्राप्त होता है? कच्चा लोहा। सबसे पहले क्या प्राप्त होगा? कच्चा लोहा। कच्चे लोहे से ही हम पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं और ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। कच्चे लोहे से क्या प्राप्त करते हैं? पिटवा लोहा और ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। पिटवे लोहे से ही क्या क्या प्राप्त होती है? स्टील। स्टील दो प्रकार की प्राप्त होती है। एक प्लेन कार्बन स्टील जिसमें केवल फेरस और कार्बन होता है, उसे हम प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। और जिसमें फेरस प्लस कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी हम वेनेडियम, टाइटेनियम जैसे हम तत्व मिला दें, टंगस्टन, तो उसे हम एलॉय स्टील कहते हैं। ठीक है, और ढलवा लोहा क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन होता है। तो ये क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे हम अयस्कों के माध्यम से लोहा प्राप्त करते हैं, कौन से लोहे से कौन सा लोहा प्राप्त होता है। तो इसको हम याद कर लें। ठीक है, आगे देखे चलते हैं कच्चे लोहे का उत्पादन कैसे किया जाता है। अभी हमने टेबल में पढ़ा था कि कच्चा लोहा कैसे प्राप्त होता है, लेकिन उसका पूरा प्रक्रिया यहाँ पर है। कच्चे लोहे का उत्पादन कैसे करते हैं तो सब दिया हुआ है। कच्चे लोहे का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पिगारन। लोहा एस्क से कच्चा लोहा उत्पादन में 3 अवस्था होती हैं। लोहा एस्क से कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए हमें कितनी अवस्था चाहिए? 3 अवस्था। पहला क्या है? लोहा एस्क का प्रसाधन यानी ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर। उसका प्रसाधन यानी धोना, पानी की तेज धारा में धोना ही क्या कहलाता है? प्रसाधन कहलाता है। भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग एंड कल्सिनेशन।
यानी क्या करना है, भर्जन और निस्तापन, उसके बाद क्या करना है, भर्जन निस्तापन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको पिघलाना है यानी स्मेल्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि लोहा एस्क का प्रसाधन है ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर। देखिए कि ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर क्या होता है। लोहा एस्क का प्रसाधन, लोहा एस्क जो कि खानों से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है, बड़े बड़े खंडों के रूप में होता है। कैसे मिलता है ये, बड़े बड़े खंडों के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं इनको, बड़े बड़े खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तथा इन्हें जल धारा से धोया जाता है। प्रसाधन का मतलब क्या होता है, जल की धारा में धोना, जल धारा में धोते हैं, जिससे लोहा एस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, रेत, पत्थर, मिट्टी आदि पृथक हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। इन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। और उसके बाद है क्या है, भर्जन और निस्तापन। कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है, यानी रोस्टिंग एंड कल्सिनेशन। तो भर्जन और निस्तापन क्या होता है, देखिए ड्रेसिंग के बाद, यानी हम क्या कर दें, ड्रेसिंग कर दें, क्योंकि पानी तेज गर्म धोने के बाद लोहा की ज़्यादातर अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसके पश्चात भर्जन निस्तारण किया जाता है। भर्जन क्रिया के अंतर्गत, भर्जन क्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एस को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म करते हैं। गलनांक बिंदु ऐसा बिंदु जिससे वह क्या हो जाता है, ठोस से द्रव में बदलता है। लेकिन उस बिंदु से पहले हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे सल्फर और आर्सेनिक आदि अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, सल्फर और आर्सेनिक अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। किसके द्वारा, भर्जन के द्वारा। तो भर्जन क्रिया कैसे की जाती है, वायु की उपस्थिति में उसको हम कहाँ तक गर्म करते हैं, गलनांक बिंदु से नीचे तक हम गर्म करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ ऑक्साइड रूप में निकल जाती हैं। और एस्क भी आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, FeO2 में बदल जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, निस्तारण प्रक्रिया यानी कल्सिनेशन में, यानी निस्तारण प्रक्रिया में एस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं। केवल इसकी कंडीशन क्या है कि यानी पिघलने से पहले की अवस्था तक उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फलस्वरूप एस्क के गैसीय और वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। जो एस्क में क्या है, गैसीय पदार्थ हैं और वाष्पशील पदार्थ हैं, वो क्या हो जाते हैं, इसके माध्यम से अलग हो जाते हैं। इसको बिना ऑक्सीजन की क्रिया में गर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, स्मेल्टिंग यानी प्रगलन। तो इसकी 3 प्रक्रिया थी। सबसे पहले उसको प्रसाधन करना, यानी पानी की तेज धारा में धोना, उसका फिर भर्जन निस्तापन करना, उसके बाद क्या करना है, उसका हम स्मेल्टिंग यानी भट्टी में गलाना। 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत एस्क को बात्या भट्टी में पिघलाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, एस्क को जो प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, बात्या भट्टी में पिघलाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं, यानी स्मेल्टिंग कहते हैं। आगे चलते हैं कि स्मेल्टिंग क्या होती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है और कच्चा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, और बात्या भट्टी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, बात्या भट्टी या दमन भट्टी। मीना भाई, बस 15 मिनट के बना देता हूँ। गर्मी लग रही।
अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, बात्या भट्टी या दहन भट्टी। अब इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, बनावट कैसी होती है। बात्या भट्टी लगभग 30 मीटर ऊंची, कैसी होती है, 30 मीटर ऊंची तथा 6 से 10 मीटर व्यास की इस्पात की चादरों से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, एक तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 30 मीटर होती है तथा इसका जो व्यास होता है 6 से 10 मीटर होता है। और किसकी चादरों से बना होता है, इस्पात की चादरों से ये बना होता है। ठीक है, इसकी भीतरी सतह किसकी बनी होती है, अग्निशय ईंटों, फाइव ब्रिक्स की बनी होती है। अग्निशय जो अग्नि को सहन करने वाली ईंट है, जिन्हें फाइव ब्रिक्स कहते हैं, की बनी होती है, जो काफ़ी उच्च तापक्रम सहन करने की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो जो भीतरी सतह किसकी बनी रहेगी, इसकी फाइव ब्रिक्स की बनी रहेगी, यानी अग्निशय ईंटों की बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं, बात्या भट्टी के सबसे ऊपरी हिस्से में ईंधन, कॉक और ऐस्क डालने का एक रास्ता होता है। तो बात्या भट्टी में सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, एक ईंधन को डालने के लिए और कॉक और ऐस्क डालने के क्या होता है, एक रास्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग डोर कहते हैं। उसके बाद चार्जिंग डोर के नीचे का स्थान थ्रॉट कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रॉट यानी गला, थ्रॉट कहलाता है। जो सुकरा होता है छोटा, यानी जिसका व्यास थोड़ा कम होता है, जहाँ से भट्टी के अंदर की गैसें व धूल बाहर निकलती है। थ्रॉट से क्या निकलता है, भट्टी के अंदर की गैसें तथा धूल बाहर हम निकालते हैं। भट्टी के अधिकतम व्यास व कंठ के बीच का, भट्टी के अधिकतम व्यास और कंठ के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। इसको हम आगे चित्र में देखेंगे कि स्टैक क्या होता है। जिसकी लंबाई लगभग, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 15 मीटर तक होती है। भट्टी का स्टैक तथा बॉस के बीच का निचला हिस्सा हर्थ या क्रूसिबल कहलाता है, हर्थ क्रूसिबल कहलाता है। यानी भट्टी के जो स्टैक है, ये स्टैक होता है भट्टी में, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से भट्टी इस प्रकार होती है, लगभग इस प्रकार यहाँ, ठीक है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार यहाँ। तो ये वाला जो भाग है यहाँ तक क्या कहलाएगा, स्टैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये स्टैक कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग होता है जिसे हम हर्थ या क्रूसिबल कहते हैं, ठीक है, इसमें पिघला लोहा क्या करते हैं हम, इसमें पिघला लोहा तथा धातु मल एकत्रित होता है। उसके बाद देखिए, अब इस यहाँ पर क्या है, भट्टी का चित्र दिया हुआ है। देखिए, अब जो इसका जो थ्रॉट है, यानी जो सकरा यानी गला, गला के हिसाब से थ्रॉट यानी गला एक तरह से, ठीक है। तो थ्रॉट यहाँ से क्या होता है, गैसेज बाहर निकलती है, इस रास्ते के माध्यम से क्या निकलती है, गैसेज बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसे थ्रॉट कहते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे जो कॉक, यानी यहाँ पर क्या होता है, एक चार्जिंग डोर होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक चार्जिंग डोर, यहाँ के इसके माध्यम से हम क्या डालते हैं, यानी ईंधन डालते हैं, कॉक और क्या डालते हैं, ठीक है, चूना पत्थर डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी चूना पत्थर, आयरन ओर और कॉक यहाँ से, यानी चार्जिंग डोर के द्वारा, ये चार्जिंग डोर होता है, चार्जिंग डोर होता है। ठीक है, चार्जिंग यानी चार्ज डालते हैं, जैसे चार्ज किसे कहते हैं, ईंधन, कॉक और लाइमस्टोन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये धीरे धीरे गर्म होगा, भट्टी का तापमान बढ़ता जाएगा, ऐसे ही यहाँ नीचे नीचे क्या हो जाएगा, भट्टी का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और लगभग कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर मोल्टन स्लैग होता है, नीचे क्या होता है, मोल्टन स्लैग होता है। स्लैग का मतलब होता है अशुद्धियाँ, यानी मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई अशुद्धियाँ यहाँ पर होती हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को बॉस कहते हैं, और ये भाग क्या कहता है, हर्थ। यहाँ पर क्या होता है, कच्चे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जिसे टेपिंग होल के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको बाहर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल्टेड आयरन होता है, उनको टेपिंग होल के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए, हॉट एयर सप्लाई फ्रॉम स्लॉप्स, यानी हॉट यानी गर्म हवा की सप्लाई कर देते हैं, जैसे ये इसमें अग्नि तेज हो जाए। ठीक है, और टीयर्स यानी वायु के तेज झोंके, यानी यहाँ से हम भेजते हैं। तो ये भट्टी की इस प्रकार ये बनावट होती है। भट्टी की जो बनावट होती है लगभग ये 30 मीटर ऊंची होती है, और इसका जो व्यास होता है वो 6 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, ये भाग यहाँ से यहाँ तक स्टैक कहलाता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग वो कितनी होती है, 15 मीटर होती है। स्टैक की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 15 मीटर होती है। तो देखिए आगे, अब उसके बाद क्या है कि इसकी प्रोसेस दी हुई है कि हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी बात्या भट्टी के द्वारा कच्चा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। बात्या भट्टी में के ऊपरी हिस्से की सर्वप्रथम, तो हम बात्या भट्टी में क्या करते हैं, जो चार्जिंग डोर होता है वहाँ से हम क्या डालते हैं, लोहा, चूना पत्थर, कॉक को उपयुक्त अनुपात में डाला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं।
ऊपर से डाला गया चार्ज धीरे धीरे कंठ की से नीचे स्टैक में आता है। ऊपर से हम जो चार्ज डालते हैं वो कैसे जाता है, धीरे धीरे कहाँ जाता है, कंठ से नीचे स्टैक की ओर आ जाता है। स्टैक में भट्टी का तापमान नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। स्टैक में जो तापमान होता है, स्टैक में यानी तापमान नीचे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और बॉस के चारों तरफ जो बॉस यानी जो ये भाग है यहाँ पे, इस प्रकार ये यहाँ पे बॉस होता है, बॉस वाला भाग है जो, ठीक है। तो बॉस यानी बॉस के चारों तरफ भट्टी की पूरी परिधि में वायु के नोजल लगे रहते हैं, जिनसे वायु के तेज झोंके प्रवाहित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, टीयर्स कहते हैं। शुष्क हवा के झोंके टीयर द्वारा भट्टी के अंदर भेजे जाते हैं। यह हवा क्या होती है, गर्म होकर कॉक के साथ मिलकर पहले क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। जो गर्म हवा होती है किसके साथ मिलती है, कॉक के साथ ये मिलती है, यानी कार्बन यानी कॉक के साथ मिलती है। और क्या बनाएगी, हवा में क्या होता है, O2 होता है, तो ये क्या बनाएगी, यानी CO बनाएगी। यानी क्या बनाएगी, यहाँ पे क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। फिर क्या होता है, फिर अधिक ऊष्मा प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा यहाँ से प्राप्त करेगी, यानी CO में क्या मिलेगा, O2 और मिलेगी, तो क्या बनेगी, ये CO2 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये दोनों गैसें लोहे ऑक्साइड का क्या करती हैं, अपचयन करती हैं। अपचयन का मतलब होता है इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। ऑक्सीजन को बाहर निकालने, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या करती हैं, दोनों गैसें लोहे के क्या करती हैं, अपचयन करती हैं। तथा धीरे धीरे भट्टी के निचले सिरे का तापमान कितना पहुंच जाता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे लोहा एस्क पिघलकर इस क्रूसिबल हिस्से में लोहा तथा धातुमल एकत्रित हो जाता है। धातुमल को एक टेपिंग होल के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं और पिघले लोहे को एक होल से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होती है, देखिए रासायनिक क्रिया क्या है। सबसे पहले देखिए, जो हम लोहा लिया ऑक्साइड रूप में, यानी हेमेटाइट लोहा लेते हैं, उसमें कार्बन जोड़ेंगे, तो कार्बन जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2Fe3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले इसमें बनेगा। फिर ये और क्रिया करेगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद Fe2O4 प्लस 4 कार्बन मिलेंगे, और इसमें क्या बन जाएगा, 3 फेरस यानी लोहा और 4 CO कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, 3Fe2O3 और कार्बन ऑक्साइड से मिलकर क्या बनेगा, उसमें और क्रिया होंगी, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी, जिससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और जिससे गैसें में बाहर उसका क्या करेंगी, अपचयन करेंगे लोहे का। Fe2O4 बनेगा और 4CO 3Fe4CO2। तो क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोहा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, कच्चा लोहा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और क्रिया होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, कच्चा लोहा बनेगा। और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो भट्टी के बॉस क्षेत्र में एकत्रित पिघले लोहे को, यानी जो भट्टी के जो बॉस क्षेत्र में क्या होता है, एकत्रित पिघला लोहा को टेपिंग से बाहर निकालते हैं, तथा स्लैग यानी मल को स्लैग छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। मल को स्लैग छिद्र से निकालते हैं, और टेपिंग से हम क्या निकालते हैं, पिघले लोहे को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त कच्चे लोहे को ठोस रूप में ढाल लेते हैं। जो इस प्रकार जो प्राप्त कच्चा लोहा से क्या करते हैं, हम ठोस रूप में क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पिग्स कहेंगे। इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। अब देखिए आगे कि कच्चे लोहे के प्रकार, यानी पिग आयरन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पिग आयरन। कच्चे लोहे को किसके अनुसार, कच्चे लोहे को उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले कौन सा भाग है, सबसे पहले है आपका नंबर 1 स्वतंत्र कार्बन 3 से 4%। अगर कार्बन में की मात्रा कितनी है, 3 से 4% है, तो उसे नंबर 1 कच्चा लोहा कहेंगे। यह नरम तथा गहरे रंग का होता है। कैसा होता है, नरम तथा गहरे रंग का होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, नंबर 2 संयुक्त कार्बन, यानी स्वतंत्र कार्बन मतलब केवल कार्बन, ठीक है। संयुक्त कार्बन में क्या होता है, कार्बन के साथ साथ और भी जुड़ा हुआ हो, जैसे O2 जुड़ा हुआ है और कुछ जुड़ा हुआ, तो कार्बन यानी संयुक्त है उसमें, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब केवल ओनली कार्बन हो, और संयुक्त का मतलब कार्बन के अलावा अन्य तत्व उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त कार्बन कितना है, 0.4% है। तो यह कैसा होगा, यह भी नरम और गहरे रंग का होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर नंबर 3 संयुक्त कार्बन कितना है, 0.6%। यह उक्त दोनों की अपेक्षा क्या होता है, कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा यहाँ बढ़ रही है जैसे। स्वतंत्र कार्बन में क्या होगा, ये
3 से 4% भी क्या होगा, नरम होगा। लेकिन संयुक्त कार्बन में इसकी मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ये कठोर हो जाएगा। तो संयुक्त कार्बन 0.6% पर क्या हो जाएगा, दोनों के पीछे क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नंबर 4 पर। संयुक्त कार्बन कितना, 0.9% है, तो ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे क्या है, इसमें संयुक्त कार्बन और बराबर स्वतंत्र कार्बन होते हैं, तो ये कास्टिंग बनाने में काम में लेता है, किसमें, ढलाइयाँ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद है नंबर 6, यानी संयुक्त कार्बन कितना, 3.2%, यानी कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो कैसा हो जाएगा, ये कठोर के साथ साथ भंगुर भी हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं कच्चे लोहे के, यानी पिग आयरन के क्या उपयोग होते हैं, पिग आयरन के कौन से उपयोग हैं, देखिए देखते हैं। गुण एवं उपयोग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, यानी स्मेल्टिंग प्रक्रिया में के दौरान कच्चा लोहा विभिन्न धातुओं का अवशोषण करता है, क्या करता है, गले धातुओं और अन्य धातुओं क्या करेगा, ये अवशोषण अपने अंदर अवशोषित करता है। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक और मैग्नीज इत्यादि इसमें क्या होते हैं, कच्चे लोहे में होते हैं, इसलिए कच्चा लोहा बहुत कम काम ले जाता है। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये बहुत कठोर एवं भंगुर होता है, और वह किसी उपयोगी वस्तु बनाने के लायक नहीं रहता, क्योंकि भंगुर होगा तो कोई भी हम कार्य नहीं कर सकते हैं। कच्चे लोहे को परिशोधित करने के लिए पुनः हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, जिससे कई प्रकार के लोहा और इस्पात उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। एक कच्चे लोहे क्या करते हैं, अन्य परिशोधित करने के लिए पुनः पिघलाते हैं अन्य भट्टियों में, और फिर उससे क्या करते हैं, हम अन्य लोहे जैसे यानी पिटवा लोहा, एक तो पिटवा लोहा तैयार करते हैं, पिटवा लोहा, रॉट आयरन और कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन तैयार करते हैं, और स्टील इसके द्वारा हम तैयार करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने यानी धातुओं के बारे में पढ़ा था। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं कौन कौन से प्रकार हैं, और धातुओं में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, लोहा पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, लोहा पढ़ा। लोहे के कितने प्रकार होते हैं, लोहे के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार, सबसे पहला होता है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा और स्टील, ठीक है। स्टील 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य स्टील होती है, ठीक है, जिसमें केवल लोहा और कार्बन होता है, और एक होती है एलॉय स्टील, यानी मिश्रित स्टील होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, यानी कच्चा लोहा पूरा पढ़ चुके हैं। कच्चा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से अयस्क मिलते हैं, ठीक है, उनमें हमारे भारत में कौन सा अयस्क मिल जाता है, यानी मैग्नेटाइट हम प्रयोग करते हैं, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, यानी कच्चा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी उसमें हम भट्टी प्रयोग करते हैं, यानी बात्या भट्टी का हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक एंड कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।